एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका सिलेक्शन गाइडर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आप लोगों के लिए यूके ट्रिपल एससी का बैच चला रहे हैं प्रैक्टिस का। इसमें हमारा थर्ड सेट है। आज ये हम लोग थर्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें। हम इसमें 50 क्वेश्चन करते हैं और सारे 4 के 4 ऑप्शंस के फुल पढ़ाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट पे। ये हमारा थर्ड है। हमारा पहला क्वेश्चन है कुमाऊनी भाषा कुमाऊनी भाषा मुख्यतः किस जिले क्षेत्र में बोली जाती है? आपकी जो कुमाऊनी भाषा है ये आपकी कहाँ बोली जाती है? पौड़ी गढ़वाल में बोली जाती है, कुमाऊं में बोली जाती है, कुमाऊं के भी अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ में बोली जाती है, देहरादून में बोली जाती है, काठगोदाम में बोली जाती है। आपकी जो कुमाऊनी बोली है ये आपकी कहाँ बोली जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? आपकी कुमाऊं बोली जो है ये आपकी अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में आपकी बोली जाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका गढ़वाली मुख्यतः किस क्षेत्र की स्थानीय भाषा है? आपकी जो गढ़वाली भाषा है यह मुख्यतः किस क्षेत्र की भाषा है? कुमाऊं की भाषा है, गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी आदि की भाषा है, हिमाचल प्रदेश की भाषा है या उत्तर प्रदेश पूर्व की भाषा है? तो कुमाऊं में तो कुमाऊनी बोली जाती है ना, कुमाऊं में आपकी कुमाऊनी बोली जाती है। तो ये आपकी गढ़वाली कहाँ की है? गढ़वाली आपकी देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी की प्रमुख भाषा आपकी है। नेक्स्ट है आपका जौनसारी बोली किस विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई है? आपकी जो जौनसारी बोली है ये आपकी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? कुमाऊं मंडल से, या आपकी जौनसार बाबर क्षेत्र से, या अल्मोड़ा शहरी क्षेत्र से, टिहरी बांध का इलाका? तो आपकी जो जौनसारी भाषा है बच्चों ये आपकी बोली जाती है जौनसारी बाबर क्षेत्र से, और आपकी ऋषिकेश साइड में भी आपकी जौनसारी ही बोली जाती है। आज जो हमारे क्वेश्चन है ये कुछ डेफिनेशन बेस है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य देवनागरी लिपि में लिखने का सही कारण बताता है? आपको 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से कोई एक वाक्य ऐसा है जो ये बताता है कि देवनागरी लिपि में जो हम लोग लिखते हैं इसका सही कारण क्या है, क्यों हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी केवल संस्कृत के लिए है? नहीं, आपकी देवनागरी में हिंदी भी लिखी जाती है। देवनागरी में स्वर और व्यंजन का स्पष्ट संकेत है। देवनागरी केवल उत्तराखंड में प्रयोग होती है। देवनागरी के शब्द उल्टा लिखा जाता है। देखो देवनागरी केवल शब्द आ जाता है, 90% निगेटिव में चला जाता है। और ओनली संस्कृत नहीं, आप सबको पता है देवनागरी में आप हिंदी भी लिखते हो, तो केवल संस्कृत का तो कोई मतलब ही नहीं होता। केवल उत्तराखंड का भी कोई मतलब नहीं होता। उल्टा लिखा जाता है क्या? ऐसे लिखा जाता है कि देवनागरी में ये ऐसे लिखा जाता है? नहीं। क्या बचा? एलिमिनेट करोगे तो आपका एक ही आंसर बच रहा है। देवनागरी में स्वर और व्यंजन का स्पष्ट संकेत होता है। नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? आपके जो संविधान है उसमें आपके जो हिंदी की बात कही गई है वह आपकी अनुच्छेद 343 से आपकी 351 तक कही गई। 51 में आपका कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में तो है नहीं, 32 में भी नहीं है, 370 में भी नहीं है, तो क्या बचा? 343 बचा। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि भारत की राजभाषा जो हिंदी होगी आपकी। फिर है समास किसे कहा जाता है? आपका जो समास है ये किसे कहा जाता है? 2 या अधिक शब्दों के मेल होकर एक नया शब्द बनना, कि 2 शब्द मिले या 2 से अधिक शब्द मिले और उन्हें मिलाकर कोई एक नया शब्द बन गया। वाक्य में विराम लगाने की कला, शब्द को उलट पुलट कर देना, किसी शब्द का विशेषण बनाना। देखो वाक्य में विराम लगाने की कला समास नहीं कहलाती। शब्दों का उलट पुलट कर देना क्या हुआ? शब्दों का उलट पुलट कर देने से क्या मतलब हुआ कि शब्द किसी का विशेषण, मतलब उल्टा सुल्टा कर देना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होता। किसी शब्द का विशेषण बनाना नहीं, 2 या अधिक शब्दों के मेल होकर एक नया शब्द बनाना हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है अभिनय शब्द किस प्रकार का समास है? जो आपका अभिनय है वह आपका किस प्रकार का समास है?
तो जो आपका अभिनय है आपका कर्मधारय समास है। इसमें क्या होता है, एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं, इस दोनों पदों को मिलाकर कुछ नया बनता है। अनुनासिक स्वर से क्या तात्पर्य? आपके जो अनुनासिक स्वर होते हैं इनसे क्या तात्पर्य है? नाक के द्वारा निकलने वाली ध्वनि, कंठ के द्वारा निकलने वाली ध्वनि, होठों के द्वारा निकलने वाली ध्वनि, या जीभ से बनने वाली आवाज। क्या कंठ से निकलने वाली आवाज? कंठ से निकलने वाली आवाज को तो हम कंठीय बोलते हैं। होठों से निकलने वाली आवाज को ओष्ठीय बोलते हैं। जीभ से निकलने वाली आवाज तो हमारी अलग होती है ना, मूर्धा, तालू से, है ना, मूर्धा वाली होती है ना। तो अनुनासिका कौन सी बची? नाक के द्वारा निकलने वाली ध्वनि। और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जो भी हमारे लास्ट के 5 अक्षर होते हैं, पांचों वर्गों के 5 लास्ट के 5 वर्ण जो होते हैं वो हमारे अनुनासिक होते हैं, जिनको हम नाक से बोलते हैं, उन्हें हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं, है ना। देवनागरी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं सामान्यतः? आप देखो इस वाली बात पे ना आपका भेद है, मतलब ये है कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उसमें पूछा सामान्यतः, तो सामान्यतः आपके जो दिए गए हैं, आपके 12 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 12 दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आया आपका ब्लोम शब्द का अर्थ है। आपका जो ब्लोम शब्द होता है इसका क्या अर्थ है? ये तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं कि सत्य का असत्य, आना जाना, मतलब उल्टा। इसका कहना पूछना है कि ब्लोम शब्द किसको कहते हैं? समानार्थी शब्द को। समानार्थी शब्द तो हम पर्यायवाची को बोलते हैं। विपरीत अर्थ वाला शब्द, बहुवचन तो हम उन्हें बोलते हैं जो एक तरफ एक हो, एक तरफ एक से अधिक हो, एक वचन और बहुवचन। लिंग बदलने वाला वो तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आ जाता है। तो विलोम क्या हुआ आपका? विलोम हुआ विपरीत अर्थ वाले शब्द। जो आपके विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है? विलोम शब्द तो विपरीत अर्थ वाले शब्द हुए। संयुक्त शब्द, जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, संयुक्त शब्द हो जाता है। तो आपका छोटा शब्द का तो कोई अर्थ नहीं बनता ऐसा। तो आपका क्या हुआ? समानार्थी शब्द। क्या हुआ? समानार्थी शब्द। नेक्स्ट आपका आता है विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? नेक्स्ट क्या आता है आपका? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो कौन सा समास है विद्यालय शब्द में आपका? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो आपका बहुव्रीहि समास है, विद्या के लिए घर। नेक्स्ट आपका आता है रस का सिद्धांत साहित्य में किसे कहते हैं? जो आपका रस का सिद्धांत है साहित्य में किसे कहते हैं? कविता की लंबाई, पाठक श्रोता में उत्पन्न होने वाली भावना का स्वाद, गद्य लेखन का नियम, या आपका शब्दों की वर्तनी। तो रस का क्या होता है? रस का मतलब होता है पाठक श्रोता में उत्पन्न होने वाली भावना का स्वाद को हम रस कहते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? आपका श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? वीरता वीर रस के लिए होती है, करुणा की स्थिति करुण रस के लिए होती है, प्रेम और रोमांस की भावना आपकी श्रृंगार रस में होती है। क्या? प्रेम और रोमांस की जो भावना होती है आपकी, ये आपकी श्रृंगार रस में होती है। भय की अनुभूति आपको भयानक रस में होती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है सरकारी पत्र में विषय लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? आपका जो सरकारी पत्र है उसमें जब आप विषय लिखते हो तो उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको विषय लिखना चाहिए? विषय बहुत लंबा और विस्तृतपूर्ण होना चाहिए। देखो सरकारी पत्र लिख रहे हैं हम, किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को अपने पत्र नहीं लिख रहे हैं, फैमिली को पत्र नहीं लिख रहे हैं कि हम पहले पूछेंगे हाँ आपके क्या हाल चाल हैं, आप ठीक हो, क्या खाना बनाया। क्योंकि आपने देखा होगा महिलाएं फ़ोन कर लेंगी और क्या बातें करती हैं, हाँ खाना क्या बनाया है, यही सब बातें होती हैं। तो बहुत लंबा और विस्तृतपूर्ण नहीं हम लोगों को करना, ठीक है। केवल तारीख लिख देंगे तो उसे मतलब जिसको हमने पत्र भेजा उन्हें क्या पता चलेगा कि हम किस बारे में उनसे बात कर रहे हैं? ये तो पता चलेगा कौन सी तारीख को भेजा है, लेकिन ये आपका पता नहीं चलेगा कि हम उसे किस बारे में बात कर रहे हैं, किस विषय के भेजें।
बिना विषय के भेजें। बिना विषय के भेजेंगे तो इस बात पूछा क्या, विषय लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्य सूचित करने वाला होना चाहिए आपका विषय। नेक्स्ट है विधागत। विधागत वर्तनी में किसे माना गया है, नीचे शब्दों में सही वर्तनी कौन सी है, विधागत किसे माना जाएगा, विधागत वर्तनी में किसे माना जाएगा आपका, उपयोगिता, उपयोगिता, युला बना दिया, उपयोगिता, उपयोगिता, तो क्या सही लिखा हुआ है, कौन सी आपकी सही वर्तनी है, विधागत है उपयोगिता। उपयोगिता जो है आपकी बिल्कुल सही वर्तनी है। नेक्स्ट आता है वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। आपका क्वेश्चन बनता है वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, गलत है, दोनों समान। वर्ण ध्वनि का चिन्ह और अक्षर लिखित चिन्ह है। वर्ण केवल व्यंजन होते हैं, नहीं, तो स्वर को क्या कहते हैं, जब वर्ण केवल व्यंजन होते हैं तो स्वर को क्या कहते हैं, फिर अक्षर केवल संस्कृत के लिए होते हैं, तो हिंदी के लिए क्या होता है भाई, वर्ण ध्वनि का चिन्ह है, अक्षर लिखित होता है। नेक्स्ट आपका आता है संधि किसे कहते हैं, वाक्य के बीच विराम, दो शब्दों के मेल में नियम अनुसार नया रूप बनाना, वचन बदलना, किसी शब्द का पर्यायवाची बनाना। तो आपका संधि किसे कहते हैं, वाक्यों के बीच विराम, विराम लगाने से संधि नहीं बनती है। वचन बदलना, पर्यायवाची बनाना नहीं, दो शब्दों के मेल से नियम अनुसार नया रूप बनाना, जैसे राजश्री वगैरह होता है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, निम्न शब्दों में से कौन संधि विभाजन का उदाहरण है, विद्यापीठ, विद्या प्लस पीठ, विद्या प्लस विद प्लस या प्लस पीठ, विद प्लस पीठा, क्या कोई नहीं। देखो ये तीनों तो देख के ही गलत लग रहे हैं। आज के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि क्या चीज़ क्या है, तो हम क्वेश्चन तो बहुत करते हैं लेकिन क्या चीज़ क्या है ये नहीं पढ़ते। आज के क्वेश्चन इजी हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि समास क्या होता है, संधि क्या होती है, ये अच्छे क्वेश्चन। बहुविधि समास किसका उदाहरण है, आपका ये जो शब्द हैं इनमें से आपका बहुविधि समास जो है किसका उदाहरण है, चंद्रबदन, जिसका चंद्र जैसा मुख, चंद्रबदन, सुजाता, मधुकर या हिमगिरी। तो आपका जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण वो, इसमें कोई प्रधान नहीं होता, दोनों को मिलाकर कोई तीसरा शब्द बन जाता है, चंद्र और मुख को मिलाकर चंद्र बंधन बन गया, ठीक है ना। तत्पुरुष समास का कौन सा है, तब तत्पुरुष समास कौन सा है आपका इनमें से, जलपुत्र, जल का पुत्र, चंद्रकला, चंद्र की कला, सुग्रीव या मदन मोहन, क्या होगा, जैसे राजपुत्र है आपका तत्पुरुष समास हो जाता है ना, राजपुत्र में राजा का पुत्र, इसमें बीच में ये लगता है, ठीक है ना, राजा का पुत्र। हिंदी व्याकरण में कारक किसका निर्धारण करते हैं, आपके जो हिंदी व्याकरण है इसमें कारक जो है ये किसका, हिंदी व्याकरण में कारक किसका निर्धारण करते हैं, वाक्य में क्रियापद का प्रकार, नामपद, संज्ञा, सर्वनाम व उनके वाक्यों में संबंध को किस तरह कार्य कर रहे हैं दिखाते हैं, या आपका केवल क्रिया बताते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक शब्दों की वर्तनी सुधारते हैं। देखो कारक आपका वर्तनी नहीं सुधारते, क्रिया नहीं बताते, क्रियापद के प्रकार नहीं बताते, नामपद व उसके वाक्य के संबंध को किस तरह कार्य हो रहा है ये दिखाते हैं। कारक, कर्ता ने कर्म को, ने है तो कर्ता हो गया, है ना। क्रिया के किस रूप को कारक प्रभावित नहीं करते, क्रिया के किस रूप को कारक प्रभावित नहीं करते, क्रियाकाल, क्रिया का भाव यानी कि परिभाषा, क्रियापद का वचन, लिंग, क्रिया का अर्थ। देखो सामान्यतः क्या होता है आपका, कारक क्रिया को के साथ संबंध दिखाते हैं, क्रिया का मूल अर्थ कारक से सीधे प्रभावित नहीं होता, क्रिया का जो मूल अर्थ है वह कारक से सीधे प्रभावित नहीं होता। उसने पूछा सीधे प्रभावित क्या नहीं होता, तो क्रिया का अर्थ कारक से सीधे प्रभावित नहीं होता। इस लाइन से ही आपका आंसर मिल गया कि सामान्यतः है कारक के द्वारा क्रिया का अर्थ मूलतः प्रभावित
नहीं होता। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाइब्रिड शब्द का उदाहरण है? रथ, मोटरसाइकिल, विद्यालय या चंद्रमा। तो कौन सा है? शक्र और संयुक्त शब्द क्या होते हैं? जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है। जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है तो उसे हम संयुक्त शब्द कहते हैं। देखो रथ आपका एक ही शब्द है, इन्हें हम संयुक्त शब्द भी बोलते हैं। विद्यालय भी एक है, चंद्रमा भी। मोटर और साइकिल ये आपके दो शब्द हैं, इन्हें दोनों को मिलाकर एक बना दिया। फिर है रूपक अलंकार की विशेषता क्या है? आपका जो रूपक अलंकार है इसकी क्या विशेषता है? तुलना जैसे से की जाती है, बिना जैसे के किसी वस्तु को दूसरी वस्तु कहा जाता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था रूपक अलंकार। मात्र शब्दों का दोहराव होता है, मात्र शब्दों का दोहराव नहीं होता, शब्दों का उल्टा होना भी नहीं होता। बिना जैसे, रूपक का क्या मतलब है? कि सीधे वो चीज कह देना, सीधे वो चीज कह देना, कि मतलब सीधे कह देना कि मैं ये नहीं कहना मैं ऐश्वर्या राय जैसी हूँ क्या, मैं ऐश्वर्या राय हूँ। सीधे कह देना, मुझे पता है मैं नहीं हूँ लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सीधे कह देना, ठीक है ना। बिना जैसे कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु कहा जाता है। उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? उपमा अलंकार का आपका कौन सा उदाहरण है? वह शेर है, उसका चेहरा चांद जैसा है, पृथ्वी घूमती है या पानी बहता है। वह शेर है, सीधे कह दिया रूपक अलंकार है, सीधे कह दिया शेर है। वह उसका चेहरा चांद जैसा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवि निराला काल के प्रमुख कवि थे? कौन से कवि ऐसे थे जो निराला काल के प्रमुख कवि थे? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिद्धेश्वर या बाल शर्मा निराला। तो आपके निराला युग के थे आपके बालकृष्ण निराला। तुलसीदास तो भक्ति काल के थे, भक्ति काल के कवि थे ना। तुलसीदास की रचना कवितावली थी ना, कवितावली ये आपकी ब्रज भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक। जयशंकर प्रसाद के आपकी कंकाल है, रामधारी सिद्धेश्वर की रश्मि रथी है ना। नेक्स्ट है आपका कबीरदास की दो प्रमुख विधाएं रचनाएं कौन सी मानी जाती हैं? कबीरदास की पूछी है आपसे। दोहा और ऋतु काव्य, दोहा और साक्ष्य, गजल और नज़म या नाटक और निबंध। आपसे कबीरदास के बारे में पूछा तो कबीरदास की साखियाँ तो बहुत ही फेमस है। और दोहे, गुरु गोविंद दाऊ खड़े जाके लाखों पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ, कबीरदास का ही तो है, दोहा ही तो है ये। मुक्तक किसे कहते हैं? आपका जो मुक्तक है किसे कहते हैं? एकल का ध्यान, स्वतंत्र अलग थलग खड़ा, शेर छंद जो पूरा अर्थ देता हो, लंबा महाकाव्य या नाटक। आपका जो मुक्तांक कहते हैं स्वतंत्र होता है, अलग थलग खड़ा छंद जो आपका एक चीज का पूरा अर्थ देता है, स्पष्ट करता है। हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है? हृदय का आपका देह तो शरीर को बोलते हैं, पैर को बोलते हैं, मुख आपका चेहरा या फेस को बोलते हैं। तो हृदय का शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ? आपका मन या चित हुआ। नेक्स्ट है आपका सत्य। नेक्स्ट है आपका सत्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आपका जो सत्य शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा है? सत्य, असत्य, सत्कार या सत्यानाश। देखो सत्य बोलते हैं सत्य को, सत्य बोलते हैं सत्य को। तो सत्य ये तो खुद यही है, इसका अर्थ है। तो सत्य का विलोम क्या हो गया? आपका असत्य हो गया, सत्यानाश हो। ये तो महिलाओं के मुंह से अधिकांश सुन लोगे आप, इसका सत्यानाश हो। अवयव शब्द किसे कहते हैं? आपका जो अवयव शब्द होते हैं किसे कहते हैं? वे शब्द जो परिवर्तनशील हो, लिंग वजन में बदलते हों, या आपका क्या है वे शब्द जो बदलाव से रहित हों, केवल संज्ञाएं या केवल क्रिया रूप। तो अवयव वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। जो लिंग वचन के अनुसार आपके परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अवयव कहते हैं। तो बदलाव के रहित रहता है वह शब्द जो बदलाव के रहित रहता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पीछे जुड़ने वाला
प्रत्यय होता है, सबसे पहले जुड़ने वाला तत्व जो अर्थ बदल दे। शब्द के अंत में नहीं जुड़ता, कोई अलंकार नहीं है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? शब्द के पहले जुड़ने वाला तत्व है जो उसका अर्थ बदल दे। जैसे सत्य है, उपसर्ग जोड़ दिया, असत्य हो गया, अपोजिट हो गया, अर्थ बदल गया। नेक्स्ट आपका आता है प्रत्यय का क्या कार्य है। शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ता है वो तो मैंने अभी आपको बताया उपसर्ग होता है। शब्द के अंत में जुड़कर उसका प्रकार बताना कि वह नाम, क्रिया आदि, वाक्य बनाना, वाक्य का विभाजन। तो प्रत्यय का कार्य होता है शब्द के अंत में जुड़कर उसका प्रकार बताना। नेक्स्ट आपका है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर शब्द किस श्रेणी का उदाहरण है? आपका न्यूज़पेपर। तद्भव, तत्सम। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी संस्कृत से बदलकर हिंदी के रूप में आते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, उन्हें हम तत्सम का शब्द कहते हैं। न्यूज़पेपर ना तो आपका तत्सम है ना आपका तद्भव है, तो विदेशी, आधुनिक और उपदेश भी नहीं है। तो न्यूज़पेपर जो है आपका क्या है? अंग्रेजी प्लस हिंदी है। न्यूज़ आपका अंग्रेजी का हो गया, पेपर आपका हिंदी का हो गया, तो आपका कौन सा शब्द हो गया आप लोग खुद ही बता दोगे। संयुक्त या शब्द आपको पीछे मैं बता के आई थी, जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ के कुछ नया शब्द बना दें तो उसे हम संयुक्त शब्द बोलते हैं। तो आपका न्यूज़पेपर क्या हो गया? आपका संयुक्त शब्द हो गया, है ना। नेक्स्ट वर्ण विन्यास के अनुसार 6 अक्षर किस से बनता है? एकल स्वर है, संयुक्ताक्षर है, मात्राक्षर है या कोई चिन्ह है? तो 6 जो है आपका संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर है। 6 आपका संयुक्ताक्षर है, ठीक है ना। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? किसका पूछा है? कर्मधारय समास का पूछा है। रामायण है, देवदत्त है, मधुसूदन है या चंद्रकांता है? क्या आपका कर्मधारय समास का है? तो कर्मधारय समास का आपका जो उदाहरण है आपका मधुसूदन है। क्या है? सॉरी, मधुसूदन नहीं होगा, इसका देवदत्त होगा। आपका जो कर्मधारय समास का उदाहरण है देवदत्त है। नेक्स्ट आपका सामान्य हिंदी में श्रुति का क्या अर्थ है? आपका जो सामान्य हिंदी है इसमें आपका श्रुति का क्या अर्थ है? सुनना, लिखना, खाना या चलना। श्रुति यानी श्रवण संबंधित है, सुनना। नेक्स्ट आपका आता है वर्णमाला में व्यंजन किस प्रकार वर्गीकृत होते हैं? सही उत्तर चुनें। जो इसमें से आपको सही लगता है वह उत्तर आपको चुनना है। वर्णमाला में व्यंजन जो है किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? मात्र भाव से व्यंजन वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, केवल स्वर के यार इसका तो कोई मतलब नहीं, स्वर के अनुसार वर्गीकृत थोड़ी किए गए हैं। लंबा उच्चारण स्थान का कंठ, तालु, तालु दैर्घ्य, दांत और होठ। दांत को दंतीय बोलते हैं, होठ को ओष्ठ बोलते हैं। प्रत्यय वाले शब्द में सही वाक्य चुनिए। मतलब क्वेश्चन समझना, कहना है कि वो वाक्य चुनना है आपको जिसमें जो आपका शब्द है उसमें प्रत्यय लगा हुआ हो। हम समझ रहे हो? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है। तो आपको वह शब्द सुनना है। उन्होंने मुझे सुंदरता दी, उन्होंने मुझे सुनर दी। सुनर में कोई भी आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ। उन्होंने मुझे सुंदरित दी, सुंदरित तो शब्द भी, सुंदरिक भी कोई शब्द। उन्होंने मुझे सुंदरता दी, क्या प्रत्यय है? का प्रत्यय लग गया। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा दोहा छंद का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका दोहा छंद का उदाहरण? मोर नाच न जाने, सूरज उगा, वह बाहर गया, पेड़ हरा। उन्होंने दोहा छंद पूछा है। सूरज उगा, वह बाहर गए, तो पूरे वाक्य बन रहे। मोर नाच न जाने, ठीक। शुद्ध हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के साथ पर किसी प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जानी चाहिए। अंग्रेजी के साथ किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जानी चाहिए आपसे पूछा है। तत्सम तद्भव विकल्प जहाँ संभव हो हमेशा अंग्रेजी ही प्रयोग करें, किसी नियम की जरूरत नहीं, केवल विदेशी शब्दों का प्रयोग करें।
तत्सम तद्भव विकल्प जहाँ संभव हो वहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे आपका पॉजिटिव हो जाता है ये क्वेश्चन, जहाँ संभव हो। हमेशा अंग्रेजी ही प्रयोग करें, शुद्ध हिंदी में हमेशा अंग्रेजी ही प्रयोग करें, किसी नियम की ज़रूरत नहीं। ऐसा कैसे किसी विदेशी शब्द का प्रयोग करें। वचन किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ शब्दार्थ होता है। संज्ञा सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन रूप वाक्य का अंत लगाव का संकेत क्या है? संज्ञा सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन रूप। लोप संधि का उदाहरण कौन सा है? लोप संधि पड़ी हुई नहीं होगी। रामेश्वर, ठीक। देवो पाश, देव प्लस उपास, कौन सी संधि है? देव उपास में बड़ी ऊल का मात्रा लगी हुई है, बताना मुझे। महित, महित, मतलब इसमें कुछ लोप है, कुछ कमी है, कुछ छिपा हुआ है, लुप है कुछ। सूर्या, क्या होगा? ये लोप संधि है, इसमें कुछ छुपा हुआ है, मोहित होता है, मोहित नहीं होता है, ठीक है ना। है और थाय में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्वक? आपके दो शब्द दिए हैं, है दिया है और था दिया है, था दिया है, थाय लिखा हुआ है। में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? थाय आपका त्रुटिपूर्ण है या है सही है, थाय गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है। देखो है आपका सही है, थाय गलत है, थाय शब्द नहीं होता, दोनों सही हो ही नहीं सकते, दोनों गलत भी नहीं है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निबंध और प्रबंध में मुख्य अंतर क्या है? आपका निबंध है और प्रबंधन है, इसमें आपका मुख्य अंतर क्या है? निबंध बड़ा और विस्तृत और प्रबंधन छोटा, नहीं मतलब बनता, कोई अंतर नहीं है। नहीं, अंतर तो है, दोनों मात्र लिपि के नाम है। नहीं, लिपि के नाम तो है ही नहीं निबंध और प्रबंधन। निबंध समानतः संक्षेप में विचार प्रस्तुति करता है और प्रबंध जो है आपका विस्तृत अनुसंधानात्मक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका शब्द विन्यास में रचनात्मकता का प्रमुख स्थान किसका है? शब्द विन्यास में रचनात्मकता का प्रमुख स्थान किसका है? केवल व्याकरण का नहीं, केवल वर्तनी का, केवल संधि नियम का नहीं, रचना के उद्देश्य, शैली एवं भावनात्मक प्रभाव का। नेक्स्ट है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या भेद है? देखो मात्रा के आधार पर, मात्राओं के आधार पर जब हमने स्वर को वर्गीकृत किया तो मात्राओं के आधार पर स्वर को हमने 3 भागों में बांटा। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। हमने किस किस में बांटा? ह्रस्व में, दीर्घ में और प्लुत में। किस में? ह्रस्व में, दीर्घ में और आपका प्लुत में। ह्रस्व में इसे हम एक मात्रिक भी कहते हैं, इसे एक मात्रा बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे ए आ गया आपका, ओ, ई, ये आपके एक मात्रिक हो गए। दीर्घ में जिसे ह्रस्व से बोलने में दुगना समय लगता हो, इसे हम दो मात्रिक भी कहते हैं, जैसे आ गया। प्लुत में जैसे हम किसी को आवाज़ मार रहे होते हैं, त्रिमात्रिक भी बोलते हैं, जैसे राम, ठीक। ह्रस्व की मात्रा कम, दीर्घ की मात्रा अधिक उच्चारण के समय। ह्रस्व सिर्फ व्यंजन, दीर्घ सिर्फ स्वर, ये तो मैंने अभी नहीं बताया। कोई भेद नहीं, ह्रस्व अंग्रेजी में होते नहीं, ह्रस्व की मात्रा कम होती है, एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ की मात्रा अधिक होती है, इसे हम द्विमात्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है पत्राचार में संबोधन कैसे होना चाहिए? आपका जो पत्राचार है उसमें आपका संबोधन कैसा होना चाहिए? अपमानजनक? अरे तुम पत्राचार करो, किसी का अपमान कर दोगे तो वो तुम्हें डंडे मार के नहीं भगा देगा ऑफिस से। बहु अनौपचारिक? खाली छोड़ दो, बोले हम संबोधन करते ही नहीं। सम्मानजनक, औपचारिक और उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है आपका, ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी केवल साहित्य भाषाएं हैं, बोली नहीं है, क्षेत्रीय बोलियां हैं, आप जिनका अपना लोक साहित्य, लोकोक्ति और मुहावरे हैं। ये विदेशी भाषाएं हैं, केवल देवनागरी लिपि नहीं लिखी जाती, नहीं, गलत। क्षेत्रीय बोलियां हैं जिनका अपना लोक साहित्य भी, अपनी लोकोक्ति और अपने मुहावरे भी हैं। आप लोगों के तो सिलेबस में है ये तीनों की लोकोक्तियाँ आप लोगों को पढ़नी है, मुहावरे पढ़ने हैं, इनके राइटर्स पढ़ने हैं,
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।